ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, जो कि आपकी तुलनात्मक राजनीति है, उसके यूनिट 6 की। मैंने यूनिट 6 का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया है, तो आप फर्स्ट पार्ट को पहले देखें। ये आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसमें हम जो हमारा बाकी रह गया था चैप्टर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में से हो सकता है कि आपके चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन निकले और वो हो सकता है आज के पार्ट में हो। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर डिस्कशन है ये आपको प्रॉपरली पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें के बारे में बात की थी कि किस प्रकार जो राज्य है उसकी व्यवस्था होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। और आज की वीडियो की पीडीएफ आपको, जो इस चैप्टर की पीडीएफ है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है राज्य का सिद्धांत। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने P2 लिख रखा है, मतलब पार्ट 2। ठीक है, तो राज्य का सिद्धांत, तो जो मैंने अंडरलाइन या फिर कहते हैं हाईलाइट कर रखे हैं, यही सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्हीं से चैप्टर के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हम बाकी सब पढ़ने के बजाय ये सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट आउट को ही डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले हमारा आता है राज्य का सिद्धांत क्या है, तो राज्य अंततः एक अमूर्त विचार है जो एजेंटों और संस्थानों के नेटवर्क और साझा सामाजिक समझ और सम्मेलनों में निहित अंतर संबंधित प्रक्रियाओं और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राज्य है वो एक तरह का विचार है, अमूर्त विचार है, जिसकी कोई मूर्त नहीं है। ठीक है, वो एक सोच है, विचार है, जो कि एजेंटों और संस्थानों के नेटवर्क का जो साझा सामाजिक समझ है और सम्मेलनों की क्या करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। राज्य एजेंट हो गए, संस्थान हो गए, उनका जो संस्थानों का जो नेटवर्क है उन सबका प्रतिनिधित्व करके लोगों को बताता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक व्यक्ति हैं डेविड होल्ड 1993 में, जिन्होंने एक बात बताई, ने आधुनिक राज्य के 4 प्रकार का अनुसरण किया। डेविड होल्ड ने 4 प्रकार के राज्य बताए हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं इनकी जो विशेषताएं हैं और राज्यों के प्रकार और विशेषताएं। पहला जो है संवैधानिक राज्य, तो ये राज्य निरंकुशता और सामान्य अच्छाइयों के लिए प्रयास करने के लिए व्यक्तिगत क्षमताओं को, अवसाद को कम करने के लिए कार्य करता है। तो ये जो संवैधानिक राज्य है ये करता है निरंकुशता और सामान्य अच्छाइयों को बढ़ावा देता है। मनीकृत नियमों और कोड के रूप में नियम निर्माण और निष्पादन में राज्य कार्यों को प्रतिबंधित करता है, प्रतिबंध रखते हैं। दूसरा, पहला ये कार्य करता है कि निरंकुशता को नहीं आने देता। दूसरा, सामान्य अच्छाइयों को बढ़ावा देता है और साथ में ऐसे नियम भी बनाता है जो कि राज्य के कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि अमाननीय हैं, उन्हें क्या करेगा, प्रतिबंधित करता है। उसके बाद आता है सेकंड जो राज्य का टाइप आता है वो आता है उदार। शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत से व्युत्पन्न, तो ये जो उदार राज्य है इसकी जो विचारधारा है ये शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत से निकली है। ठीक है, शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत के से निकली है। राज्य के विनिमय, संवैधानिकता, बाजार अर्थव्यवस्था की पूंजी प्रणाली की उन्नति और निजी संपत्ति के संस्थान से स्वतंत्र होने के लिए व्यक्ति का निजी जीवन। तो पहला ये शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत से पैदा हुआ है ये वाली विचारधारा। दूसरा, इसमें राज्य में जो विनिमय होता है, खरीदारी और बेचना होता है। ठीक है, संवैधानिकता, बाजार में जो अर्थव्यवस्था है उसकी पूंजीवादी प्रणाली की उन्नति का कार्य करना। और निजी संपत्ति, मतलब कोई व्यक्ति कितनी संपत्ति रख सकता है उसके लिए संस्थान से स्वतंत्र होना। निजी संपत्ति के संस्थान स्वतंत्र होना के लिए व्यक्ति का निजी जीवन। उसके बाद आता है उदार प्रतिनिधि राज्य। सार्वजनिक कार्यालयों में चुनाव करने और सदस्यों को हटाने की शक्ति इसके पास होती है। ठीक है, उदार प्रतिनिधित्व राज्य में जो इसकी विशेषताएं हैं उसमें पहली है कि इसके पास क्या शक्ति होती है, सार्वजनिक कार्यालयों में चुनाव कराने और सदस्यों को हटाने की शक्ति। ये उन कार्यालयों से उन लोगों को हटा सकता है जिसको वो चाहता है। जैसे कि सार्वजनिक कार्यालय हो गए जहाँ पे सब जा सकते हैं, जैसे कि MCD हो गया हमारे यहाँ पे, ठीक है, या फिर दिल्ली जल बोर्ड हो गया। तो इसके पास उदाहरण के तौर पे अगर हमारे यहाँ उदारवादी प्रतिनिधित्व राज्य की व्यवस्था होती तो यहाँ पे जो राज्य है वो किसी को भी हटा सकता था। दूसरा, उनके माध्यम से जनता की शिकायतों का प्रसारण और अधिकारियों की सार्वजनिक जवाबदेह होने के अनिवार्य रूप
से एक लोकतांत्रिक राज्य है। दूसरा इसका कार्य होता है कि ये जनता की जो शिकायतें हैं उन्हें आगे तक लेके जाएगा और जो अधिकारी हैं वो इसके प्रति जवाबदेह होंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि एकल दल राज्य। सोवियत संघ और पूर्व राज्यों में प्रचलित एकल पार्टी राज्य व्यवस्था सार्वजनिक चुनाव के माध्यम से तैयार किए गए उम्मीदवार। अब एकल दल राज्य से साफ साफ पता चलता है कि उस वह देश जहाँ पे एक ही पार्टी या फिर एक दल का ही प्रतिनिधित्व होता है, जैसे कि सोवियत संघ हो गया या फिर कुछ पूर्वी देश और भी हैं जहाँ पे एकल पार्टी सिंगल पार्टी को ही चुनाव लड़ने की आज्ञा है और वहाँ पे सिंगल पार्टी की राज्य व्यवस्था होती है, सार्वजनिक चुनाव के माध्यम से तैयार किए गए उम्मीदवार, ये उसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जहाँ जहाँ मैंने आई लिख रखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाला, एक तो ये पूरा है, उसके बाद ये वाला, ठीक है। तो अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा ने लिबरल लोकतंत्रों या संवैधानिक लोकतांत्रिक राज्यों का उदार को प्रशासित किया। तो इस पॉइंट में बताया गया कि जब अधिकारों मतलब किसी व्यक्ति के पास जो अधिकार हैं उसके लिए फ्रांसीसी घोषणा की गई, फ्रांस के राज्य ने एक फ्रांसीसी घोषणा की जिसने लिबरल लोकतंत्र और संवैधानिक लोकतांत्रिक राज्यों के उदार को मार्ग प्रशासित किया। फ्रांसीसी घोषणा के बाद कई ऐसे देश जो कि लिबरल लोकतंत्र या फिर संवैधानिक लोकतंत्र को अपनाना चाहते थे उन्हें मार्गदर्शन मिला, जो राज्य की विभिन्न एजेंसियों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को न केवल निर्दिष्ट करेंगे बल्कि उनके बीच शक्ति और जवाबदेही को अलग करने के लिए कुछ घोषित पत्रों का साथ होगा। ठीक है, फ्रांसीसी घोषणा की गई। उसके बाद संवैधानिक लोकतंत्र को अपनाने के लिए कई देशों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। साथ ही जो राज्यों की विभिन्न एजेंसियों के अधिकारों राज्य में अलग अलग तरह की एजेंसियां होती हैं, उनके अधिकारों, उनके कर्तव्यों और उनके दायित्वों को न केवल निर्दिष्ट करेगा, मतलब कि जो एजेंसियां हैं अगर वो कोई ऐसा कार्य कर रही हैं जो कि अमाननीय है तो उसको निर्दिष्ट करेगा, बल्कि उनके बीच में जो शक्ति है उसका भी बंटवारा करेगा। और ये जो एजेंसियां हैं, ठीक है, ये जवाबदेह होंगे इसके प्रति। उसके बाद आता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। सभी तर्कसंगत और परिपक्व व्यक्तियों की राजनीतिक समानता को मान्यता देते हुए राज्य को मतदाताओं के प्रति जवाबदेह बनाता है। प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है, प्रतिनिधि लोकतंत्र ये क्या करेगा, ये एक तर्कसंगत और परिपक्व व्यक्ति को राजनीतिक समानता को मान्यता देता है। ये सभी व्यक्ति को और वह सभी व्यक्ति को एक तरह की मान्यता देता है राजनीतिक। राज्य को मतदाता के प्रति जवाबदेह बनाता है, क्योंकि लोकतंत्र शासन में आपको पता होगा कि जो जनता चुनती है वही नेता बनता है और नेता आगे जाके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऐसे पोस्टों पे पहुंचता है। ठीक है, तो जनता द्वारा चुना गया जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होगा। जो मुक्त व्यापार जैसी संस्थानों के साथ मिलकर प्राधिकरण और स्वतंत्रता के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित करेगा। वो व्यक्ति क्या करेगा, जिसको जनता चुनेगी वो क्या करेगा, उसका सिंपल सा पॉइंट है कि वो आगे जाकर मुक्त व्यापार जैसी संस्थानों के साथ मिलकर प्राधिकरण और स्वतंत्रता के बीच अच्छा संतुलन पैदा करेगा। फिर आता है इस प्रकार उत्पन्न नागरिकता का प्रवचन व्यक्ति को राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और कामकाजी सदस्य के रूप में भाग लेने के लिए अनुमति देता है। अब इस प्रकार की जो हम बताते हैं कि किसी को कि आपको अपनी राजनीति में भाग लेना चाहिए, ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रवचन हैं ये लोगों को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कि वो जाएं और जाके राजनीति में भाग लें, ताकि पूर्ण और कामकाजी सदस्यों के रूप में भाग लेके आगे बढ़ें, जो कि पहले पुरुषों को निर्धारित मानदंडों द्वारा जैसे संपत्ति, शिक्षा आदि तक सीमित थे। शुरुआत में क्या था, काफ़ी साल पहले, हम कहें कि स्वतंत्रता से पहले की हम बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को राजनीति में जाना था तो उसे के पास संपत्ति होनी चाहिए थी, उसके पास शिक्षा होनी चाहिए थी, ठीक है, ये सब चीज़ें उसके पास होनी चाहिए थी। बट अभी सरकार ने क्या करा, इन सबको ख़त्म करके प्रत्येक व्यक्ति को ये शक्ति दी है कि वो राजनीति में आके कार्य कर सकता है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक व्यवहार की समझ को अधिक स्पष्ट करने के लिए गठनों का एक वैचारिक अध्ययन करना चाहिए। अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें बताई गई, जैसे राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक की जो संस्कृति है, राजनीतिक का जो व्यवहार है, उसको समझने के लिए एक वैचारिक अध्ययन करना चाहिए व्यक्ति को, मतलब व्यक्ति को पता होना चाहिए राजनीतिक समाजीकरण क्या है, राजनीतिक संस्कृति क्या है, राजनीतिक व्यवहार क्या है, ये व्यक्ति को पता होना चाहिए। इसके लिए उसे एक वैचारिक अध्ययन करना चाहिए। एक संवैधानिकता
की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं कि मूल्य और राजनीतिक दृष्टिकोण का एक समूह राजनीतिक प्रतिनिधि और नागरिकों के बीच मौजूद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि संवैधानिकता मतलब संविधान द्वारा बनाई गई कुछ अवधारणाएं होती हैं। ठीक है, तो उन्हें समझने के लिए जनता के लिए वो बनाई जाती हैं रूल्स, बट एक अच्छा जो ऑफर टाइप का है ये है कि जो समूह एक समूह राजनीतिक प्रतिनिधियों का, ठीक है, राजनीतिक प्रतिनिधियों का एक समूह नागरिकों के बीच में होना चाहिए, ताकि उस पर भी वो जो रूल है वो लागू हों और उस समूह को पता चले कि ये रूल अच्छा कर रहे हैं या फिर बेकार है। ताकि संवैधानिक दस्तावेजों में लागू किए जाने वाले मूल्यों के बारे में बताया जा सके। ठीक है, जब उस ग्रुप के ऊपर, जो राजनीतिक ग्रुप है उसके ऊपर ये लागू होगा तो उसे पता चलेगा कि ये रूल ठीक से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। ये एक अच्छा तरह का ऑप्शन है। राज्य की उदारवादी सिद्धांत की व्यापकता के भीतर समाज सुधारक या सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य 9वीं शताब्दी में उत्पन्न हुए। राज्य के जो उदारवादी सिद्धांत हैं उसकी व्यापकता के भीतर समाज सुधारक या सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य 19वीं शताब्दी में उत्पन्न हुए। जब उदारवादी सिद्धांत आया तो उसके बाद उसके अंदर समाज के सुधारक जो लोग हैं वो सामने आए, सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में सामने आए 19वीं शताब्दी में। साथ में उदाहरण के लिए समाज में हस्तक्षेप करने और गरीबों और असमानताओं जैसी संरचनाएं समस्याओं से निपटने के लिए खुद पर एक सकारात्मक दायित्व लिया, जो यदि पूर्ण नहीं हुआ तो एक पूरे व्यक्ति और समाज के विकास को कमज़ोर कर देगा। ठीक है, जब उदारवादी लोग सामने आए तो उसके बाद क्या हुआ कि समाज में हस्तक्षेप और गरीबी जो असमानताएं हैं, अमीरी गरीबी की असमानताएं, जाति की जो असमानताएं हैं, उस संरचना से निपटने के लिए क्या करा गया, एक सकारात्मक दायित्व को लिया गया। कुछ लोगों के ग्रुप ने उस दायित्व को अपने ऊपर लिया। ठीक है, और उसके बाद अगर ये दायित्व पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, इससे देश के साथ साथ जो व्यक्ति और समाज है वो भी पूरी तरह कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए कुछ व्यक्तियों ने ये बेड़ा उठाया कि हम इसको ठीक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पश्चिमी यूरोप में सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य थोड़ी देर के लिए संख्या और जनादेश दोनों में विस्तृत हुए। पश्चिमी यूरोप के कुछ राज्य जो हैं वो शुरुआत में उन्होंने अपना विकास करना चालू करा तो कुछ समय के लिए तो वो बहुत अच्छे से चले, वहाँ पे संख्या और जनादेश दोनों ही अच्छी तरह से विस्तृत हुआ, सामाजिक लोकतांत्रिक भी अच्छा चला। पर 1970 के दशक में जब तेल की कीमतें बढ़ी तो क्या हुआ, उसके साथ साथ अनुबंध लगा दिए गए, कई सारी चीज़ों पर अनुबंध लगा दिए गए। इससे पहले अनुबंध नहीं थे, 1970 से पहले नहीं थे, पर 1970 के बाद जब तेल की कीमतें बढ़ी, ठीक है, जनता और सरकार को परेशानी होने लगी तो उसने क्या करा, अनुबंध लगा दिए। इससे पहले अनुबंध लगा दिए के कारण पहले से ही तनावग्रस्त राज्य प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया। तेल के दाम महंगे थे, ठीक है, सरकार या फिर हम कह सकते हैं जो राज्य था वो तनाव में था। दूसरा, उसने अनुबंध लगा दिए तो जनता द्वारा कुछ परेशानियां उठानी पड़ी। इसके लिए एक तरह का रूल लाया गया। जनादेश के कल्याण को बढ़ाने के लिए न्यू राइट परीक्षित या नव उदारवादी सिद्धांत को लाया गया, जिसने 1970 के दशक में इस सिद्धांत को किन लोगों ने बनाया था, अमेरिकी प्रशासन, रोनाल्ड रीगन के राष्ट्रपति जहाज और मार्गरेट थैचर के कंजर्वेटिव सरकार के तहत ब्रिटेन प्रशासन ने इस रूल को बनाया और 1970 के दशक में इसे लाया गया। अब एक आगे के पॉइंट आते हैं कि एक राज्य अपनी शक्ति के माध्यम से वर्ग वर्चस्व और शोषण को बनाए रखता है। ठीक है, राज्य के पास एक प्रकार की शक्ति है, वो और उस शक्ति के माध्यम से क्या करेगा, वो अगर कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनका वो वर्चस्व चाहता है तो वो उन वर्चस्व को रख सकता है। दूसरा, चाहता है कि शोषण हो या शोषण खत्म हो, तो इस प्रकार की भी उसके पास शक्ति है, वो चाहे तो उसे हटा सकता है, चाहे तो उसे बनाए रख सकता है। उसके बाद आता है मार्क्सवादी समझ उदारवादी धारणा को चुनौती देती है। जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो सिंपली उदारवादी विचारधारा को साफ साफ चुनौती देती है। इसके बाद आता है कि कार्ल मार्क्स, ये काफ़ी बड़े, एक तरह से हम कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी बड़े ज्ञाता हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स के बाद के लेखन, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने अपनी 18वीं कार्ल मार्क्स लिखी। उसके बाद काफ़ी सारे लोग आए जैसे कि निकोलस पोल्डेजस,
राफेल मेलिबैड और अन्य जैसे नवोदारवादी के आरेखण ने विश्लेषण किया कि राज्य प्रमुख सामाजिक वर्ग विशेष रूप से पूंजीवादी वर्ग का अपेक्षाकृत स्वायत्त हो जाता है ताकि अन्य सामाजिक वर्गों के हितों को भी ध्यान में रखने में सक्षम हो सके। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक लिखी, उसके बाद काफ़ी लोगों ने लिखा। तो ये जो नवोदारवादी विचारधारा आई, इसके बारे में लोग बताते हैं कि क्या राज्य प्रमुख सामाजिक वर्ग, जो राज्य है वो प्रमुख सामाजिक वर्ग को विशेष रूप से पूंजीवादी वर्ग, जो पूंजीवादी वर्ग है उसके ऊपर पूरी तरह अपेक्षाकृत स्वायत्त हो जाता है ताकि वो क्या कर सके, समाज के जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनका भी ध्यान दे सके। इसीलिए वो पूंजीवादी वर्ग को आगे बढ़ाता है। राज्य का ये एक तरह का कार्य बताया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि उत्तर औपनिवेशिक राज्य। राज्यों में राज्य का कानून, संपत्ति के अधिकार, अविक्तीय नौकरशाही, यूरोपीय राज्यों में राज्यों का कानून, संपत्ति का अधिकार, अविक्तीय नौकरशाही आदि जैसे आधुनिक संस्थानों पर आधारित था। इसीलिए औपनिवेशिक राज्यों के विपरीत, जहां शासक मूल आबादी पर बंदी थे, वैधता का आनंद ले रहा था। अब जो यूरोपीय राज्य थे वहाँ पे क्या था, राज्यों का कानून था, संपत्ति का लोगों के पास अधिकार था, अविक्तीय नौकरशाही थी आदि जैसे आधुनिक संस्थानों पर आधारित था। जो यूरोप के जो कई सारे देश हैं वो इन सब चीज़ों को अपनाते थे। ठीक है, उनके पास अपने कानून थे, संपत्ति का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के पास था, वहाँ पे ये सब संस्थान करते थे वहाँ के। और वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें, जो औपनिवेशिक राज्य हुआ करते थे वो क्या थे, वहाँ पे जहाँ शासक मूल आबादी द्वारा बंदी था। औपनिवेशिक राज्यों में जो शासक था या फिर जो राजा था वो मूल आबादी, वहाँ की जो आबादी है उसके द्वारा बंदी था। और यूरोप के राज्य क्या कर रहे थे, वैधता का आनंद ले रहे थे। इन औपनिवेशिक राज्यों के मौजूद पारंपरिक, धार्मिक और राजनीतिक मील के पत्थर अक्सर इस तरह के आरोपण के लिए प्रतिरोध की पेशकश करते हैं, जिससे इस तरह की संरचनात्मक परिवर्तन का समर्थन को कम आधार हो सके। अभी इसमें बताया गया कि जो औपनिवेशिक राज्यों के जो मौजूद पारंपरिक है, मतलब औपनिवेशिक राज्य होते हैं, कुछ ऐसे देश जहाँ पे औपनिवेशिक शासन चल रहा है, वहाँ पे पुराने टाइम से ही परंपराएं आ रखी है, राजनीति से जुड़ी परंपराएं, धर्म से जुड़ी परंपराएं, ठीक है, और भी काफ़ी सारी जो परंपराएं हैं वो आ रही हैं। मील के पत्थर अक्सर इस तरह के आरोपण का प्रतिरोध करते हैं। अब जो मील के पत्थर हैं वो क्या करेंगे, इस चीज़ का यहाँ पे मील के पत्थर एक उदाहरण दिया गया है। ठीक है, उदाहरण बताया गया है कि कुछ व्यक्ति जो इसका वो करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, इसको रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे इस तरह संरचनात्मक जो औपनिवेशिक शासन की जो संरचना है इसका समर्थन कम हो सके। इसके बाद आता है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्वतंत्रता के बाद तीसरी दुनिया के देश ने भौतिक विकास में गति लाने के प्रयास शुरू किए, लेकिन पूंजीवादी वर्ग औपनिवेशिक स्वामियों द्वारा संसाधनों के वियोग के कारण बहुत कमज़ोर था। अब यहाँ पे जो तीसरी दुनिया के देश हैं, कई सारे देश हैं, जो पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश, अब तीसरी दुनिया के देश की बात हो रही है। ठीक है, जब उनको स्वतंत्रता मिली तो उन्होंने क्या सोचा कि अब हम अपना भौतिक विकास करेंगे और अपने भौतिक विकास में गति लाने की कोशिश करी। लेकिन पूंजीवादी वर्ग औपनिवेशिक स्वामी द्वारा संसाधनों के वियोग के कारण बहुत कमज़ोर था। अब जो पूंजीवादी वर्ग था वो औपनिवेशिक स्वामी द्वारा संसाधनों के वियोग, अब औपनिवेशिक शासन थे, औपनिवेशिक शासन ऑलरेडी काफ़ी देशों में फैला हुआ था। ठीक है, तो पूंजीवाद का जो वर्ग था वो क्या कर रहा था, वो कमज़ोर होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि औपनिवेशिक शासन ने जो संसाधनों का वियोग कर रहा था, ठीक है, ख़त्म करता जा रहा था एक तरह से संसाधनों को। फिर उसके बाद एक आता है कि हैग एट एल के अनुसार उपनिवेशों के उद्भव के 4 लहरों के बाद वर्गीकृत किया जा सकता है। जो उपनिवेशिक शासन है उसे 4 वर्गों के बारे में हम एक तरह से बांट सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से है कि पहला जो आता है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी, दूसरा प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा द्वितीय विश्व युद्ध और चौथा शीत युद्ध की समाप्ति के साथ सोवियत संघ का पतन। अब हमारा जो औपनिवेशिक शासन को जो हम 4 भागों में बांटते हैं, तो उसका जो पहला पार्ट आता है वो प्रारंभिक 19वीं शताब्दी, लैटिन अमेरिका के फ्रांसीसी और स्पेनिश उपनिवेश में, लैटिन अमेरिका जो है कि वहाँ के फ्रांसीसी और स्पेनिश उपनिवेश फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति से प्रेरित थे। श्वेत आर्थिक कुलीन वर्ग का वर्चस्व होने के कारण इन देशों ने मूल
मूल जनसंख्या और संसाधनों के आर्थिक शोषण के माध्यम से सरकार के समृद्ध स्वरूप को विकसित किया। अब यहाँ पे किस तरह वो विकसित हुए इस तरह बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, श्वेत आर्थिक कुलीन वर्गों का वर्चस्व था, मतलब गोरे लोगों का वर्चस्व था, ठीक है। इन देशों ने क्या करा, मूल जनसंख्या और संसाधनों, जो वहाँ की मूल जनसंख्या थी और वहाँ के जो संसाधन थे के आर्थिक शोषण, उनका शोषण किया, संसाधन और जनसंख्या का शोषण करके सरकार के समृद्ध स्वरूप को विकसित किया। इन लोगों ने क्या करा, जनता का शोषण करा, संविधान जो संसाधन थे उन्हें पूरी तरह ख़त्म कर दिया, इस तरह के उनका यूज़ किया। उसके बाद आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम। यूरोप और मध्य पूर्व में ऑस्ट्रो हैंगेरियन, तुर्की और रूसी साम्राज्यों के टूटने के कारण चेकोस्लोवाकिया की तरह बहुराष्ट्रीय संरचना के साथ साथ स्थिर राज्य नहीं बनाए गए। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो यूरोप और पूर्व ऑस्ट्रियो हैंगेरियन जो जगह है वहाँ पे तुर्क और रूसी साम्राज्य टूटे। अब तुर्क और रूसी साम्राज्य टूटेंगे तो छोटे छोटे देश बनेंगे। अब छोटे छोटे देश बनने के कारण क्या हुआ, वो एक तरह से कहते हैं कि पक्के देश नहीं बन पाए जहाँ की व्यवस्था पूरी पक्की हो। अब अगर हम बात करें उदाहरण के लिए भारत के लिए, तो अगर भारत टुकड़ों में स्वतंत्र होता तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि कोई भी आके उन पर कब्जा कर लेता, ना कभी वो अपना विकास कर पाते, ना आगे बढ़ पाते। बट भारत एक बहुत बड़े क्षेत्र में स्वतंत्र हुआ और इसके साथ क्या हुआ, अब भारत अपना विकास कर रहा है। उसके बाद आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945। सबसे बड़ी लहर जब भारत, इराक, श्रीलंका, घाना आदि जैसे एशियाई और अफ्रीकी देशों में से कई साम्राज्यवादी राज्यों की कमजोरी होती शक्ति के कारण स्वतंत्र हो गए। अब जो साम्राज्यवादी राज्य हैं उनकी शक्ति कमज़ोर हुई, तो उसके कारण क्या हुआ, भारत, इराक, श्रीलंका, घाना और जैसे एशियाई देश जो है वो स्वतंत्रता उन्होंने पाई। उसके बाद आता है शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के पतन के बाद क्या हुआ। बाल्टिक राज्यों और तत्कालीन राज्यों के बाद वाले को पहले स्थान पर उपनिवेश नहीं बनाया गया, जो वह स्वतंत्र हो गए। राज्य की प्रकृति में मिश्रित प्रतिक्रियाएं थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शीत युद्ध खत्म हुआ, सोवियत संघ का पतन हो गया, तो बाल्टिक राज्यों के साथ साथ कई छोटे छोटे देश आज़ाद हुए। तब उन्हें औपनिवेशिक शासन के रूप में ना लेकर उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया पूरी तरह। अब वो अपने आप आगे बढ़ सकते हैं। और राज्यों की जो प्रकृति थी उसमें मिश्रित प्रतिक्रियाएं थी। यूरोपीय राज्य प्रशासनिक समानताओं और उससे जुड़ी वैधता के संदर्भ में अति विकसित था। यूरोप के जो राज्य थे वो प्रशासनिक समानता और उससे जुड़ी जितनी भी वैधताएं हैं, मतलब जितनी भी मान्यताएं हैं, उन सब में अति विकसित था। औपनिवेशिक राज्य के बाद विकसित किया गया था। औपनिवेशिक राज्य के बाद किसको, यूरोप को विकसित किया गया, जिससे राज्य के अधिकार को कमज़ोर कर दिया था। अब औपनिवेशिक शासन के बाद यूरोप को विकसित किया गया, तो इसका एक दोष भी कह सकते हैं हम कि उसने क्या करा, राज्य के जो अधिकार है उसे कमज़ोर कर दिया। सामाजिक वर्ग द्वारा उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक शक्तिशाली अभिनेता के रूप में काम करने के बजाय सरकारी संस्थान संगठित और विकसित होते हैं। अब यूरोप कमज़ोर हो गया, यूरोप के जो अधिकार थे वो कमज़ोर हो गए, तो जनता के सामाजिक वर्गों द्वारा सामाजिक जो वर्ग थे उनका मार्गदर्शन करने के बजाय क्या करा, यूरोप के देशों ने क्या करा, शक्तिशाली अभिनेताओं के रूप में कार्य करने लगे और अब सरकार का संस्थान गठित और विकसित होता है। अब उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने सोचा कि अब हम शक्तिशाली अभिनेता हैं उनके रूप में कार्य करेंगे, तो जिससे क्या होगा, हमारा देश विकसित होगा। अब आता है तीसरी दुनिया के कई राज्य जैसे म्यांमार, बांग्लादेश, घाना ने नागरिक सरकार को हटाकर कई सैन्य तख्तापलट किए हैं। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है बांग्लादेश, म्यांमार और घाना, ये जो देश हैं तीसरी दुनिया के, यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने अपनी नागरिकों के द्वारा चुनी गई सरकार को हटाकर कई सैन्य तख्तापलट किए हैं। उन्होंने तख्तापलट करके नई सरकार को लाने की कोशिश करी या फिर सैन्य शासन को भी लागू करने की कोशिश करी। इसके अलावा सोमालिया, सूडान, कोलंबिया आदि जैसे कुछ राज्यों में अक्सर गैर राज्य मलेशियाई आपराधिक गिरोहों और संस्थानीय ताकतवर लोग रहते हैं जो आबादी पर हिंसक और बल का प्रयोग करते हैं। अब कुछ ऐसे देश भी हैं जैसे कि
सोमालिया हो गया, सूडान या फिर कोलंबिया। अगर यहाँ पे कोई मतलब कुछ लोगों का ग्रुप ये चाहता है कि तख्ता पलट हो जाए तो क्या होगा, उनके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है, बल शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है साफ साफ। ठीक है, जो आबादी है वहाँ की उन पर हिंसक और बल शक्ति का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे जनता का दबदबा है, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे सरकार का दबदबा है। आज की सुरक्षा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सुरक्षा स्थिति। ठीक है, आज की सुरक्षा स्थिति अंतर्युद्ध काल के दौरान उभरी निजी और फाशीवादी शक्तियों के सत्तावादी राज्यों से अलग है। अब जो आज की व्यवस्था है, प्रत्येक देश के पास जो भी आज की सुरक्षा व्यवस्था है वो नाजीवादी और फाशीवादी शक्तियों से बिल्कुल अलग है। वे अति राष्ट्रवादी परियोजनाएं थी। अब जो नाजीवादी और फाशीवादी थे, उनके जो लोग थे, उनकी अवधारणा थी कि हम राष्ट्रवाद की अपना अवधारणा अपना रहे हैं। अति राष्ट्रवादी थे जो राज्य में नागरिक समाज को दमनकारी और आक्रामक पुलिस बल, सैन्य दत्त और राष्ट्रीय नस्लीय विचारधारा के माध्यम से पूर्ण अधिकार के रूप में राज्य के असीमता करने की कोशिश कर रही थी। अब जो नाजीवादी और फाशीवादी व्यवस्था है वो क्या थी, वो इस प्रकार की व्यवस्था थी, वहाँ पे पुलिस को, सेना को बल शक्ति दी गई थी ताकि वो उन लोगों को दबा सकें जो कि चाहते हैं किसी और विचारधारा को। ठीक है, इस प्रकार की वहाँ पे व्यवस्था की गई, माध्यम से पूर्ण अधिकार के रूप में राज्य की असमता करने की कोशिश की। उस राज्य ने क्या करा, पूरी कोशिश की कि हम उन सभी लोगों को दबा सकें जो कि अलग विचारधारा को अपनाते हैं। ठीक है, वहाँ पे फाशीवादी और नाजीवादी ही विचारधारा अपनाई जानी चाहिए। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, अब आता है वैश्विक पूंजीवादी आगमन ने कई तिमाहियों में राज्यों को पीछे हटाने का काम किया है। अब जो पूंजीवादी व्यवस्था आई, वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था आई, तो उसके बाद कई राज्यों को पीछे हटाने की कोशिश की गई। कल्याणकारी जिम्मेदारियों में कुछ कमी आई। अब वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था आई तो क्या हुआ, कल्याणकारी जो व्यवस्थाएं थी उनमें बहुत ही ज़्यादा कमी आई। अब सब कुछ निजी होने लग गया। निजी के कारण क्या हुआ, सरकार सब कुछ निजी कर देगी और जनता को वो चीज़ें जो चाहिए, आवश्यक चीज़ें, उनके लिए अधिक पैसा देना होगा। कई देशों में शिक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य सेवाएं का निजीकरण बढ़ रहा है। अब कई ऐसे भी देश हैं, वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था के कारण कई ऐसे भी देश हैं जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें हैं, उन पे भी टैक्स लगाया जा रहा है। ठीक है, वो भी निजी हो गए हैं। यह संस्कृति नागरिकों को उनकी गतिविधियाँ, भाषणों और कार्यों के प्रति जागरूक करती है। ठीक है, किसी देश की जो संस्कृति होती है वो वहाँ के लोगों को क्या करती है, गतिविधियाँ, नागरिकों को उनकी गतिविधियाँ और उनके भाषणों और कार्यों के प्रति जागरूक बनाती है और उन्हें आत्म अनुशासन कार्य का आभास करने के लिए प्रेरित करती है। वो जो संस्कृति है वो चाहती है कि जो वहाँ की जनता है वो जाने कि हमारी जो व्यवस्था है वो किस प्रकार चल रही है। ठीक है, ये सब संस्कृति के कार्य हैं ताकि राज्य द्वारा किए जाने वाले गलत भेदभाव के बीच जा सके। इस तरह के कार्य शब्द अन्यथा सामान्य अर्थ में अपराध का गठन नहीं करता है। ठीक है, तो जो संस्कृति है वो चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये पता चले कि जो राज्य कर रहा है वो सही है या गलत है। उसके बाद आता है कल्याणकारी ब्रिटिश राज्य अधिशेष गरीब आबादी को कमज़ोर और आश्रित के रूप में चिन्हित करता है। कल्याणकारी ब्रिटिश राज्य है वो वहाँ की जो आबादी, गरीब आबादी है, उसको कमज़ोर के रूप में दिखाता है। लेकिन फिर भी कल्याणकारी नीतियाँ सामाजिक अधिकारों, स्कूल, कारखानों, जेल आदियों की अनुशासनात्मक प्रथाओं के माध्यम से प्रतिबंधनीय है। अब लेकिन फिर भी जो कल्याणकारी नीतियाँ हैं, ऐसी नीतियाँ जो कि कल्याणकारी हैं, जैसे कि सामाजिक अधिकार हो गए, स्कूल, कारखाना, ये सब, जेल, जो कि होनी ही चाहिए किसी देश में, कि अनुशासनात्मक प्रथाओं के माध्यम से प्रतिबंधित किए गए। अनुशासन के माध्यम से उन्हें प्रतिबंधनीय कर दिया गया। समाज और व्यवसाय के अनुकूल छवि और सामाजिक और शाही नियोजन तकनीक से स्पष्ट है कि सुरक्षित स्थान बनाने के लिए, जैसे आवासीय और व्यवसायी पड़ोस में सीसीटीवी कैमरे की तैनाती बढ़ाना, ग्रेटेड सिटीसाइज्ड का निर्माण, सार्वजनिक पार्कों जैसी जगहों पर पहुंच पर प्रतिबंध, अपराधों को उसके सामाजिक आर्थिक अधिकार से अलग किया जाता है। अब
यहाँ पे बताया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था को हम किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो समाज और व्यवसाय को जो है उसको आगे, उसकी जो सुरक्षा है उसको अच्छा करने के लिए हमें गलियों में कैमरे लगाने चाहिए, पार्कों में कैमरे लगाने चाहिए। ठीक है, जो जिससे कि किसी भी प्रकार की जो अमानवीय चीज़ें हैं वो ना हो पाए। ठीक है, यहाँ पे सुरक्षा से जुड़ी बातें बताई गई हैं। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राष्ट्रवाद के नाम पर देशद्रोह या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के नाम पर देशद्रोह जैसे अतिरिक्त सामान्य कानून का बढ़ता प्रयोग एक मामला है। अब लोकतंत्र, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं तो लोकतंत्र जैसे कि भारत में है। ठीक है, वहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं, जैसे भारत में जो प्रदर्शन करते हैं लोग, धरना करते हैं के खिलाफ राष्ट्रवाद, अगर कोई राज्य है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राष्ट्रवाद या फिर देशद्रोह का वो लगाता है, रूल लगाता है उनके ऊपर, ठीक है, तो ये गलत है। उनके रखरखाव के नाम पर देशद्रोह जैसे अतिरिक्त सामान्य कानून का बढ़ता एक मामला है। राज्य द्वारा इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं की जानी चाहिए। फिर आता है, एक व्यक्ति आते हैं इयान क्लार्क का तर्क है कि सुरक्षा की प्रकृति को 4 अंतर संबंधी तरीकों से वैश्वीकरण का प्रभाव में आकार दिया है। अब ठीक है, तो सुरक्षा की जो प्रकृति है उसने क्या करा, 4 प्रकार के अंतर संबंधित तरीकों से वैश्वीकरण है उसको के प्रभाव पर आकार दिया। पहला, क्षेत्रीयता से सुरक्षा की टुकड़ी। दूसरा, वैश्विक नेटवर्क में सुरक्षा का उन्मूलन। एक नए सुरक्षा एजेंडा के वैश्वीकरण द्वारा निर्माण। वैश्विक और स्थानीय ताकतों द्वारा आकार की जा रही सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे। असीमता समीक्षता को शामिल करता है। अब यहाँ पे 4 बताए गए हैं, पर यहाँ पे 3 ही दिखाए गए हैं। चौथा में हो सकता है ये है आपका। ठीक है, चौथा जो ये है यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ तक जाता है। ठीक है, तो जो इयान क्लार्क हैं वो बताते हैं कि जो 4 हम 4 तरह के टॉपिक्स लेते हैं जो कि वैश्वीकरण के प्रभाव को आकार दिया है। ठीक है, पहला, क्षेत्रीयता की बढ़ती सुरक्षा, किसी भी क्षेत्र की जो सुरक्षा है उसको बढ़ती हुई सुरक्षा। ठीक है, दूसरा, वैश्विक नेटवर्क में सुरक्षा का उन्मूलन। अब विश्व से जुड़ा जो नेटवर्क है उसमें सुरक्षा का किस प्रकार उन्मूलन किया गया है। ये एक नए सुरक्षा एजेंडा के वैश्वीकरण द्वारा निर्माण, वैश्वीकरण के द्वारा एक नए सुरक्षा एजेंडा का निर्माण। ठीक है, नए नए एजेंडा जो आते रहते हैं कि हम इस पे बात करेंगे, सुरक्षा कमज़ोर हो गई है, इस प्रकार के। वैश्विक और स्थानीय ताकतों द्वारा आकार दी जा रही सांस्कृतिक पहचानों के मुद्दे। आत्मसत्ता साक्षित को शामिल करता है। इसके बाद आता है वैश्वीकरण का प्रभाव बहुआयामी है। ये मेन पॉइंट है। ठीक है, वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो बहुआयामी है, मतलब वो काफ़ी तरह से किसी देश को प्रभाव दे सकता है। और इसने राज्यों द्वारा अपराध को नियंत्रित करने की प्रकृति को और अधिक सुविधाजनक और अनुशासनात्मक प्रथाओं और तकनीकों के माध्यम से सुविधाजनक बनाया है। वैश्वीकरण ने क्या करा, जो राज्य हैं उसमें जो अपराध है उनको कम करने के लिए सुविधाजनक चीज़ों को बनाया। ठीक है, अनुशासनात्मक प्रथाओं को लाया है, तकनीकों के माध्यम से सुविधाजनक बनाया, बल्कि अपराध प्रबंधन के प्रयास के अंतर्राष्ट्रीयकरण को भी प्रोत्साहित किया है। ठीक है, जो अपराध प्रबंधन है उसके अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित किया है, मतलब एक देश की जो एजेंसी है वो दूसरे देश की एजेंसी से बात करके आगे कोई अपराध होने वाला है तो उसको रोक सकते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना की है। फिर आता है गैर राज्य अनौपचारिक मलेशिया और आपराधिक गिरोह द्वारा जारी जातीय सफाई, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक रक्षा व्यवस्था आदि के उदय पर अंकुश लगाने के लिए एक ही समय में सुरक्षा हार्डवेयर उपकरणों का प्रौद्योगिकी शामिल है। अब इस पॉइंट में बताया गया है कि जो मलेशिया है वहाँ का जो हम कह सकते हैं अनौपचारिक या फिर गिरोह है, वो जो जातियाँ हैं, जो अन्य जातियाँ उनकी सफाई करता है, मतलब उन्हें मार देता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद है, सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक रक्षा व्यवस्था के उदय पर अंकुश लगाने के लिए एक ही समय पर हार्डवेयर उपकरणों और प्रौद्योगिकी शामिल है। मलेशिया में कई ऐसे कार्य होते हैं जो कि गैरकानूनी हैं, तो उन्हें हटाने के लिए हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उन कार्यों को रोका जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। उसके बाद आता है यूएनडीपी द्वारा, ठीक है,
विकास की रिपोर्ट 1994 में आर्थिक सुरक्षा के रूप में मानव सुरक्षा के दायरे में 6 क्षेत्र शामिल किए गए। ठीक है, तो यूएन के द्वारा जो एक तरह से रिपोर्ट दी गई थी, विकास रिपोर्ट, जो कि 1994 में आर्थिक सुरक्षा को दर्शाती है, वो उनमें 6 चीज़ों को शामिल किया गया। खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, सामुदायिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा। इन 6 तरह की जो सुरक्षाएं हैं किसी व्यक्ति को, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, ये मतलब नेसेसरी हैं और इतनी ज़्यादा नेसेसरी हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ये चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए। मतलब उसके पास खाद्य की सुरक्षा हो, उसका कोई उसको खाना मिले। ठीक है, दूसरा स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, कोई ऐसा ना हो कि कोई उसे मार दे या फिर कोई उसे बीमारी हो जाए तो वो मर जाए अपनी बीमारी से। पर्यावरण सुरक्षा हो, व्यक्तिगत सुरक्षा हो, उसके पास पर्सनल सुरक्षा भी होनी चाहिए। सामुदायिक सुरक्षा, जिस समूह में वो रहता है वो समूह सुरक्षित होना चाहिए। और राजनीतिक सुरक्षा, अगर कोई व्यक्ति राजनीति में जाता है तो उसे सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आज का चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो गया है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ें जिससे कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, क्वारी है, वो आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मेरे फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे मैं वीडियो का नोटिफिकेशन और देता रहता हूँ कि वीडियो कब आएगी और किस प्रकार आएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।